हाँ जी बच्चों, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और 15 नंबर का चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपल्सरी आता है पेपर में। ऐसा कभी पेपर में नहीं हुआ किसके बिना क्वेश्चन आ जाए। समझ गए? प्रैक्टिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, और डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी है, मतलब एवरेज लेवल लगा लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स, मतलब शॉर्ट कीज बताऊंगी कि मतलब किसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? चैप्टर करने का मकसद बताऊंगी और फिर हम चैप्टर करके शुरुआत करेंगे। देखो एक बात बताओ बच्चों, हम जब पैसा अरेंज करते हैं तो कहां कहां से पैसा अरेंज कर सकते हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कहां कहां से कंपनी पैसा अरेंज कर सकती है? इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, या लोन लेके। ये रिजर्व्स भी यूज कर सकती है। समझ में आ रही है ना? मेनली 5 ही सोर्स होते हैं, या तो इक्विटी शेयर इशू करेगी, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, या तो डिबेंचर्स लेगी, या लोन लेगी, या फिर अपने रिजर्व्स यूज कर लेगी, जो उनका पिछला बचत है ना उसको यूज कर लेगी, तब कंपनी पैसा अरेंज करेगी। अच्छा एक बात बताओ, इक्विटी शेयर की कॉस्ट को क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। डिबेंचर की कॉस्ट को कहेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, या कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट बोलना ज्यादा अच्छा है ना? और रिजर्व को क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स। कंपनी वहां से पैसा अरेंज करेगी जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी। अब एक बात बताओ, आपने 12th क्लास में सीखा कि एक कंपनी इशूड शेयर ऑफ इतने। शेयर ही क्यों इशू किए? कंपनी ने डिबेंचर क्यों नहीं इशू किए? या कंपनी ने लोन ही क्यों नहीं लिया? या किसी चैप्टर में आता था कंपनी इशूड डिबेंचर, तो भैया डिबेंचर ही क्यों इशू करने में इंटरेस्टेड है कंपनी? कंपनी ने शेयर क्यों नहीं इशू किए? बात समझ में आ रही है? या लोन ही क्यों लिया? तो डिसीजन लेती होगी ना कंपनी कि कंपनी को शेयर इशू करने हैं या कंपनी को डिबेंचर इशू करने हैं, कंपनी को लोन लेने। कोई तो इस बात का डिसीजन लेता होगा कि भाई हमें क्या इशू करना ज्यादा अच्छा है। तो क्या होते हैं वो लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, वो एक्चुअली अकाउंट के बंदे नहीं होते। कॉमर्स को तो सिर्फ तुम अकाउंट से ही रिलेट करते हो। कॉमर्स में फाइनेंस भी होता है, और फाइनेंस अकाउंट से ज्यादा बड़ा है, टैक्सेशन अकाउंट से ज्यादा बड़ा, ज्यादा अच्छा करियर होता है टैक्सेशन और उसमें फाइनेंस में, अकाउंट कॉमर्स की लाइन में। समझे या नहीं समझे? तो प्लीज मेरी बात सुनिए, वो जो लोग डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं बताओ? कि इक्विटी शेयर इशू किए जाएं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएं, या फिर डिबेंचर लिया जाए, या लोन उठाया जाए। वो जब डिसीजन लेते हैं तो वो किसी ना किसी बेसिस पे तो डिसीजन लेते होंगे। तो वो बेसिस क्या करते हैं? वो हर एक की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। किस किस की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं? इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की, डिबेंचर की, लोन की, रिजर्व्स की। और कैलकुलेट करने के बाद जो भी उनको सबसे सस्ता पड़ता है ना, वो इशू कर देते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? हर एक की कॉस्ट इशू की जाती है। समझ में आया चैप्टर को करने का मकसद? इसके बाद हम अरे की क्या निकालना सीखेंगे बताओ? कॉस्ट निकालना सीख जाएंगे, राइट ना? कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप कहोगे मैम कॉस्ट कैलकुलेट करने में क्या मुश्किल है? मान लिया 7% डिवेंचर है 1 लाख के, तो हमें तो पता है हम 7% ब्याज दे रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? 7%। ये इतना आसान भी नहीं है बच्चों, कॉस्ट 7% नहीं हुई, 7% से थोड़ी सी कम होती है। बताओ कम क्यों होती है? कोई बच्चा रीजन बता सकता है कि अगर हमने 7% ब्याज पे डिवेंचर इशू किए हैं, है ना, तो मोस्टली हम कहते हैं कि कॉस्ट हमारी कितनी है बताओ? 7%। क्यों? हमने ब्याज हम 7% दे रहे हैं। भाई मैंने तुम लोगों को डिवेंचर इशू किए, बदले में मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे रही हूँ। कितने परसेंट दे रही हूँ बताओ? 7%। तो मेरी 7% कॉस्ट नहीं है, मेरी 7% से थोड़ी सी कम है। क्यों बताओ? क्योंकि ये इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट। उससे हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। उससे टैक्स की क्या हो जाएगी? सेविंग। अगर हमारा 50% टैक्स बच रहा है, तो 7% में से 3.5% की सेविंग तो हमारी टैक्स की हो गई। तो नेट कॉस्ट तो हमारी 3.5% की रही। जबकि ये फैसिलिटी प्रेफरेंस शेयर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड पे टैक्स की सेविंग नहीं होती, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में जाता है, अगर आपको लास्ट ईयर का याद हो तो बच्चों इतनी आसान नहीं है कॉस्ट कैलकुलेट करनी। आपको इसको डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट। अब बात समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम 7% ब्याज दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमारी कॉस्ट 7% नहीं है। 7% ब्याज हम पीएनएल में डालेंगे, और मान ली टैक्स का रेट 50% है, तो 3.5% के बराबर तो हमारा क्या बच जाएगा? टैक्स ही बच जाएगा। तो इसके कारण हमें 3.5% टैक्स की बचत हो गई। समझ रहे हो? तो नेट तो हमारी जेब से 3.5% ही गया। गॉट इट? नहीं आई बात समझ में? 1 लाख का 7% ब्याज कितना हो गया? 70,000। कितना हो गया? 70,000। अब ये 70,000 हमने किस में डाल दिया बताओ?
1 लाख का 7%, 7,000, सॉरी 1 लाख का 7% कितना हो गया बताओ? 7,000, 7,000, 7,000 हो गया 1 लाख का 7%, 7,000 हो गया। अब हमने ये पीएनएल में डाल दिया 7,000 रुपए, राइट। अब ये हमारा पीएनएल है मान लिया छोटा सा, इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, अभी बहुत कंपनी का पीएनएल नहीं बना रही, वैसा बना रही हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1 लाख रुपया, है ना, और सैलरी हमारी जा रही है मान लिया 40,000 रुपए। कितनी जा रही है? 40। तो हमें टैक्स भी कितने पे देना पड़ेगा बताओ? 1 लाख में से 40,000 क्या कर दिए? माइनस। तो टैक्स हमें कितने पे देना पड़ेगा? 60,000 पे। टू टैक्स 60,000 ना, 60,000 पे मान लिया 50% दे रहा है, तो कितना टैक्स दे रहे हैं बताओ? 30,000। कितना टैक्स दे रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? सैलरी कितनी पे की? 1 लाख में से 40 गई, कितना प्रॉफिट बचा? 60,000 पे 50% कितना टैक्स देने? 30,000। लेकिन अगर हम ब्याज डेबिट कर देते हैं, क्या डेबिट कर देते हैं बताओ? इंटरेस्ट। उससे क्या होगा बच्चों? उससे ये होगा, देखो सिचुएशन हमारी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी बताओ? चेंज ऐसे हो जाएगी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ? 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, मान लिया सैलरी जा रही है हमारी 40,000, ये तो सेम ही रहेंगे 1 लाख और 40,000। लेकिन जो हम टैक्स, अब हमारा इंटरेस्ट भी डेबिट हो जाएगा। अगर हमने डिवेंचर इशू किए, कितने का इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा? 7,000 का। तो अब हमारा जो टैक्स बनेगा वो कितने पे बनेगा? 1 लाख में से 47,000 क्या कर दिए? माइनस। तो कितने बचे बताओ? 53,000। 53,000 का 50% टैक्स बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो ये बनेगा 26,500। समझे या नहीं समझे? तो जो टैक्स हमारा 30,000 बच रहा था, वो हमारा टैक्स 26,000 बना। तो हमारी टैक्स की क्या हो रही है? सेविंग। तो देखा जाए तो इस इंटरेस्ट हमारी टैक्स की सेविंग कर दी। तो ये जो इंटरेस्ट है कॉस्ट हमारी 7% नहीं है, 7% से कम है। नेट कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट हमारी 7% से क्या रह गई? कम रह गई आफ्टर टैक्स सेविंग। तो इसलिए जो है चैप्टर हमें थोड़ा सा डीप में करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? दोबारा बोलती हूँ, क्या बोल रही थी मैं ये बोल रही थी कि हम लोग क्या इशू कर सकते हैं? इक्विटी शेयर। हम लोग क्या इशू कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर। रादर देन मैं लिख के दिखाती हूँ। वी कैन अरेंज द मनी, वी कैन अरेंज मनी फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस। हम इन सोर्सेस से पैसा अरेंज कर सकते हैं। कौन कौन से सोर्सेस से पैसा अरेंज कर सकते हैं बताओ? इक्विटी शेयर्स, और दूसरा कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा कौन सा? डिबेंचर और लोन। इनको मैं एक ही मानूंगी, क्योंकि डिबेंचर पे भी ब्याज जाता है और लोन पे भी ब्याज जाता है। समझ में आ रही है ना बच्चों? उसके बाद अगला है रिजर्व। क्या है? ईच सोर्स हैव इट्स ओन कॉस्ट। ईच सोर्स हैव इट्स ओन कॉस्ट। हर सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है। जैसे अगर हम बोले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो इक्विटी शेयर की कॉस्ट होती है। इसको हम इस चैप्टर में डिनोट करेंगे केई से। मैंने कहा था ना शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगी। इस चैप्टर में किससे डिनोट करेंगे? केई से। मैम कौन सी बुक में केई से डिनोट होता है? बेटा सभी बुक्स में केई से डिनोट होता है, इवन इंडिया में नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इंटरनेशनल लेवल पे केई से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रही है ना? आप एमबीए, अगर आप लोग फॉरेन से भी एमबीए करोगे ना, तो वहां पे भी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो ये कॉपी पेस्ट सब्जेक्ट है। यही ऐसा सब्जेक्ट है। अकाउंट्स तो फिर भी हमारे इंडिया और बाहर के अकाउंट्स में फर्क है, लेकिन एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ोगे, आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस यहाँ कैलकुलेशन रुपीस में होती है, वहां डॉलर्स में हो जाएगी। बस फॉर्मूले, मेथड, सब कुछ क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। क्लियर हो रही है ना बात? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ही से डिनोट किया जाता है, और यहां पर नहीं पूरी वर्ड में। समझ में आ रही है ना? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को किससे डिनोट किया जाता है? केपी से। किससे? केपी से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ लोन को आप डिनोट करते हो केडी। डी का मतलब, के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ई फॉर इक्विटी, ई फॉर प्रेफरेंस, और डी फॉर डेप्ट। डेप्ट, डिबेंचर और लोन डेप्ट होते हैं ना। कॉस्ट ऑफ रिजर्व को आप डिनोट करोगे के आर से, जो कि अधिकतर के के बराबर होगा, क्योंकि रिजर्व किसका पैसा होता है बताओ? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो जो के होगी
वही के आर होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। एक आधे केस में डिफरेंस होती है, वो मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी। समझ में आ रही है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम के ही किसके बराबर होगी बताओ? के आर के। ओके, क्योंकि रिजर्व होता है इक्विटी शेयर का पैसा, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरे बिजनेस की कॉस्ट को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। पूरे बिजनेस की कॉस्ट को आप डिनोट करोगे केओ से। किससे डिनोट करोगे? केओ से। हम पैसा इन सोर्सेज से अरेंज कर सकते हैं, हर एक सोर्स की अपनी क्या होती है? कॉस्ट। तो बताओ हम किस सोर्स से पैसा अरेंज करेंगे जिसकी कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी। जिसकी कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम। तो देखिए, वी विल अरेंज द मनी फ्रॉम that source where cost is minimum। हमारे फाइनेंस में एक ही मकसद होता है, कॉस्ट मिनिमम, रिटर्न मैक्सिमम। समझ गए ना? पूरे एफएम को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, कॉस्ट मिनिमम, रिटर्न मैक्सिमम। समझ में आ रही है? तो जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज बच्चों, कुछ और शॉर्ट सिंबल बता रही हूँ जो इस चैप्टर में क्या आएंगे? काम आएंगे। समझ में आ रही है ना? P0 होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और इस चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में P0 का मतलब क्या होगा? करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। आज के दिन का जो मार्केट प्राइस चल रहा है ना, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? P0। रिलायंस का जो आज का शेयर, आज के दिन का प्राइस चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? P0। टाटा का जो आज का शेयर चल रहा है उसे क्या कहेंगे? P0। अच्छा, शेयर बोला है मैंने, ये नहीं बोला इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। यानी कि इक्विटी शेयर का करंट मार्केट प्राइस क्या कहलाएगा? P0। और प्रेफरेंस शेयर का भी करंट मार्केट प्राइस क्या कहलाएगा? P0। समझ में आ रहे ना? एक होगा P1। क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट ईयर एंड। मतलब समझ रहे हो, एक साल बाद जो मार्केट प्राइस होगा ना शेयर का, वो क्या कहलाएगा? P1। समझ में आ रही है ना? इसके बाद होगा B0। B0 का मतलब होगा करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को आपको पता है हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं। डिबेंचर का दूसरा नाम क्या है? बॉन्ड्स। जब प्राइवेट कंपनियां इशू करती है तो उसे डिबेंचर बोलते हैं, और गवर्नमेंट कंपनियां इशू करे तो उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स बोलते हैं। B1, बीच बीच में नहीं तो ये सिंबल आपको परेशान करेंगे। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड्स एट ईयर एंड। शुरुआत में बता दूं ताकि जब फॉर्मूलों के बीच में ये सिंबल आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहे हैं ना? D0 करंट डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे अभी जो डिविडेंड बांट रहे हैं। समझ गए? D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एट ईयर एंड। ईयर एंड। G ग्रोथ रेट, फर्म जितने परसेंट ग्रो कर रही है, ग्रोथ रेट। बोलो ठीक है? जी का मतलब ग्रोथ रेट, बिजनेस कितने परसेंट ग्रो कर रहा है, हर साल 10% ग्रो कर रहा है, 15% ग्रो कर रहा है। और आर, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, बिजनेस कितने परसेंट कमा रहा है। देखो ये तो कॉस्ट थी, कितने परसेंट पे कॉस्ट पे अरेंज कर रहा है ना? इस कॉस्ट को हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास भी कहते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास, क्या क्या अलग अलग नाम हो सकते हैं वो मैं यहीं पे लिख रही हूं ताकि आपको चैप्टर के बीच में परेशानी ना हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह दे, या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कह ले, या कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास कह ले, बात क्या है? सेम ही है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। मान लिया 10% पे आपने पैसा मांगा और इक्विटी शेयर से, और आप 15% कमा रहे हो, तो आप जो कमा रहे हो 15% वो क्या है? आर। और जितने परसेंट पे इक्विटी शेयर से पैसा मांगा वो क्या है? के। के मतलब जितने परसेंट पे पैसा मांगा इक्विटी शेयर से, और आर मतलब जो 15% आप कमा रहे हो। समझ में आ रही है ना? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। एन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ईयर्स। जब भी एन का सिंबल आएगा मतलब आप डिवेंचर इशू कर सकते हो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, तो वो उसमें एन भी आएगा, क्योंकि 10 साल के लिए डिवेंचर इशू करोगे तो आपको कॉस्ट कितने साल के लिए निकालनी पड़ेगी, 10 साल के लिए, तो वहां पर एन क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर। बी का मतलब होगा रिटेंशन रेशो। क्या होगी, रिटेंशन रेशो। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। अगर आप जितना भी कमाते हो उसमें से 40% डिविडेंड बांटते हो, तो कितने परसेंट आप अपने पास रिटेन करते हो, 60%। तो वो 60% क्या है, रिटेंशन रेशो। उसी से बिजनेस ग्रो करता है, क्योंकि जब आप रिटेन करते हो, डिविडेंड बांट दोगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप रिटेन करोगे तो प्रॉफिट आपके बिजनेस में पड़ा रहेगा। उससे ही तो आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। जैसे रिलायंस है, रिलायंस अपने डिविडेंड को कभी नहीं बांटा, बहुत कम बांटता है वो डिविडेंड, और क्या करता है, अपने डिविडेंड को एक्यूमुलेट करता है, प्रॉफिट इकट्ठा करता है, और प्रॉफिट इकट्ठा करके जियो स्टार्ट कर देता है। अब जियो के प्रॉफिट को इकट्ठा करा तो बैंक स्टार्ट कर देगा, रिलायंस के बैंक खुल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो रिटेंशन रेशियो मतलब कितने परसेंट आप रिटेन करते हो। आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है कि आप प्रॉफिट में से कितने परसेंट क्या करते हो, रिटेन। मान लिया 30% डिविडेंड बांटते हो, तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, रिटेन कितना करते हो, 70%। अगर आप 40% डिविडेंड बांटते हो तो रिटेन कितना करते हो, 60%। अगर आप 90% डिविडेंड बांटते हो तो रिटेन कितना करते हो, 10%। तो बी का किसका सिंबल होगा भी, रिटेंशन रेशो होगा। क्या आपको ये सिंबल समझ में आए, कोई डाउट है इन सिंबल्स में, बात समझ में आ रही है। पहली बात, ये सिंबल जहां भी यूज होंगे अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर अभी शुरू ही नहीं कर रही मैं, एक क्लास तो चैप्टर का बेस बनाने में ही लग जाता है। अगर मैं बात करूं डिबेंचर्स की या प्रेफरेंस शेयर्स की, तो दो टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। बताओ कौन से दो टाइप के। वैसे तो बहुत टाइप के पढ़े हैं आपने, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बात समझ में आ रही है ना, राइट। पार्टिसिपेटिंग, नॉट पार्टिसिपेटिंग, बहुत सारे पढ़े हैं आपने। लेकिन मेरे इस चैप्टर में काम के दो टाइप के हैं, एक है रिडीमेबल और एक है इरिडीमेबल। मुझे सिर्फ दो ही टाइप के आपको पढ़ाने हैं, बाकी आपने थ्योरी में बहुत टाइप के पढ़े हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे दो ही टाइप के चाहिए इसमें, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। आज डिबेंचर इशू कर दूंगी तो उसी टाइम मैं आपको बता दूंगी कि कितने साल बाद मैं आपके पैसे वापस करूंगी। तो ये कौन से डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल। समझ में आ रही है ना। आज तुम लोग मेरे डिबेंचर होल्डर हो, मैं तुम्हारी कह रही हूँ मैं कुछ पैसे 10 साल बाद वापस कर दूंगी, तो तुम लोग कौन से डिबेंचर होल्डर हो गए मेरे, रिडीमेबल। कौन से हो गए। लेकिन इशू करते हुए यही नहीं बताया कि मैं तुम्हारे कितने साल बाद पैसे क्या करूंगी, वापस। जब कंपनी बंद होएगी तभी वापस करूंगी, उससे पहले वापस नहीं करूंगी, या मेरा मन करेगा तब वापस करूंगी। अभी तुम्हें नहीं बता रही कि कब वापस करूंगी, तो तुम लोग मेरे क्या हो गए बताओ, इरिडीमेबल डिवेंचर हो गए। कौन से डिवेंचर हो गए, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। जब इशू करते ही डिवेंचर होल्डर को यह बताया जाता है कि कब उसका पैसा क्या कर दिया जाएगा, वापस, कंपनी द्वारा, तो ये कौन से होते हैं, रिडीमेबल। और जब इशू करने के बाद, इशू करते हुए ये नहीं बताया जाता कि कब पैसा वापस किया जाएगा, तो वो कौन से होते हैं, इरिडीमेबल। फिर कंपनी का मन करता है तब वापस करती है, ये कंपनी वापस ही नहीं करती, जब कंपनी बंद होएगी तब करेगी। कंपनी किसी भी सिचुएशन में पैसे वापस नहीं करती। तो रिडीमेबल क्या हो गए, दीज डिवेंचर आर टू बी रिडीम, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर कुछ भी हो, आर टू बी रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर सर्टेन पीरियड, सर्टेन पीरियड। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान होगी एन गिवन होगा क्वेश्चन में, एन इज गिवन। ये जो एन बताया था ना मैंने, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि एक समय के बाद रिडीम करनी है तो क्वेश्चन बताएगा कि आपको एन कितना है, राइट। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको एन गिवन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कब रिडीम करनी है। तो दीज डिवेंचर आर रिडीम, ये डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हो गया बताओ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हो गया,
लिक्विडेशन, जैसे कि कंपनी के लिक्विडेशन में, कंपनी का बंद होना क्या कहलाता है? कंपनी का लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी लिक्विडेट होगी तभी रिडीम करने हैं, समझ में आ रही है ना? बंद होगी। आपको पता है पार्टनरशिप का बंद होना डिसोल्यूशन कहलाता है, पार्टनरशिप का बंद होना क्या कहलाता है? और कंपनी का बंद होना क्या कहलाता है? लिक्विडेशन। और इसकी पहचान क्या होगी बताओ? एन इज नॉट गिवन। इवन मैंने यहाँ पे सिंबल गलत लिख दिया, इसको बड़े एन से प्रेजेंट नहीं किया जाता, छोटे एन से प्रेजेंट किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको कैपिटल में प्रेजेंट किया जाता है और किसको स्मॉल में। अगर आपने यहाँ जी यू लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा, जी को आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? तो ये सिंबल जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में। आदत पड़ जाएगी, चिंता मत करो, राइट ना? तो एन गिवन होगा रिडीमेबल हो। अच्छा, इक्विटी शेयर में क्यों लिखा मैंने, डिवेंचर में क्यों लिखा रिडीमेबल और रिडीमेबल? दो रीजन है। एक तो इक्विटी शेयर अगर रिडीम करोगे तो कंपनी क्या हो जाएगी? बंद, क्योंकि अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे वापस कर दिए तो कंपनी बंद हो जाती है, ओनर ही नहीं बचता। और दूसरा, अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर का याद हो तो इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता, इक्विटी शेयर का बायबैक होता है। क्या होता है? 20% या 30% बायबैक किया जाता है। तुम्हारे में तो खैर 4 सेमेस्टर में था, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किसी के 4 सेमेस्टर में था, किसी के सेकंड सेमेस्टर में था। तो इक्विटी शेयर का क्या होता है? बायबैक, वो भी 25% तक। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप इक्विटी शेयर का कितना पैसा वापस कर सकते हो? 25%। आप उससे ज्यादा इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? तो बेसिकली इसलिए इक्विटी शेयर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, डिवेंचर के लिए लिखा और प्रेफरेंस शेयर के लिए लिखा। क्या लिखा बताओ? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अब हमने अभी हमारा चैप्टर शुरुआत नहीं किया, हमने बेसिक रेडी कर लिया उस चैप्टर के लिए। बात समझ में आ रही है ना? क्या रेडी कर लिया है? बेसिक। जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना तो दाल भिगो के रख देते हैं, समझ में आ रही है? राइट, सब्जियां काट के रख देते हैं, तो वो हमने बेस रेडी कर दिया। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। क्लियर हो गई ना मेरी बात? उसके बाद देखिए ध्यान से प्लीज, फॉर्मूले बड़े आसान है इसके। ये ना अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूले बताए हुए हैं, पर मैं अब आपको इसका पूरे का क्या बताऊंगी? फ्लो चार्ट, कि बेटा ये हो तो ये वाला लगा देना और ये हो तो ये वाला लगा देना, उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? चलो फॉर्मूले बताने से पहले एक दो पॉइंट और बता दूं। आप पता है इंटरेस्ट, डिवेंचर नहीं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, राइट? एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और एक क्या कैलकुलेट होता है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एक प्रीमियम कैलकुलेट होता है और एक डिस्काउंट। आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये हमेशा आप किस पे कैलकुलेट करते हो? फेस वैल्यू पे। लेट्स सपोज करो आपके जो है ना फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए और मार्केट प्राइस दे रखा है 50 रुपए और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10%। इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है? फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस 50 और इंटरेस्ट रेट 10%। तो बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट फेस वैल्यू का, यानी कि 10 रुपए का 10%। 10 रुपए का 10% कितना हो गया? 1 रुपया। 10 रुपए क्या हो गई? फेस वैल्यू, और 10% क्या हो गया बताओ? इंटरेस्ट रेट। क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट। समझ में आ रही है ना बच्चों? फेस वैल्यू कितनी है बताओ? 10 और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। मार्केट वैल्यू को इग्नोर करोगे। समझ में आ रही है ना? तो किस किस को बताओ फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रीमियम और डिस्काउंट। समझ में आ रही है ना बात? और एक चीज और, हाँ एक चीज और, सॉरी, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। समझ में आ रही है ना बच्चों? मैम अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है बताओ? ये भी थोड़ा सा बताना रह गया था। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब हम शेयर इशू करते हैं ना तो स्टार्टिंग में हमारी कॉस्ट हो जाती है। जैसे हमें न्यूज़पेपर में क्या डलवाना पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट। बोलो बात समझ में आ रही है ना? प्रिंटिंग करानी पड़ती है, अंडरराइटर को क्या देनी पड़ती है? कमीशन। जो हमारे शेयर बिकवाएगा उसको हमें क्या देनी पड़ती है? कमीशन। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है बताओ? फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ में आ रही है ना? जैसे है ना एक्सपेंसेस ऑन प्रिंटिंग प्रोस्पेक्टस। जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस जानते हो ना, जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है
तो ये हमारी कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है कि हमारी कंपनी ऊपर जा रही है या नीचे, क्या हमारी कंपनी के प्रॉफिट है, क्या हमारी कंपनी के लॉस है, क्या कितनी हमारी कंपनी की एसेट है और कितनी हमारी कंपनी की लायबिलिटी है। पिछले 5 साल का ब्यौरा देना होता है कंपनी का। कितने सालों का? 5 सालों का। कंपनी का 5 सालों का ब्यौरा देंगे तभी तो कोई हमारे शेयर खरीदेगा। समझो मेरी बात, समझो। और अगर नई कंपनी है तो हमें प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल देनी पड़ती है कि ये जो नई कंपनी है ये क्या काम करेगी, तो वो सब कुछ किसमें लिखा होता है? प्रोस्पेक्टस में। वो प्रोस्पेक्टस शेयर होल्डर पढ़ते हैं और उसके बाद अगर वो इंप्रेस होते हैं हमसे तो वो हमारे शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें क्या छपवाना पड़ता है बताओ? प्रोस्पेक्टस। क्या बोला है मैंने अभी? रिपीट कर। उसमें सारी डिटेल होती है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया पूरे 5 साल का, अगर पुरानी कंपनी है तो। और अगर नई कंपनी है तो कंपनी के पॉसिबिलिटीज क्या है कमाने की, सब कुछ डिटेलिंग लिखी होती है। उसके बाद है अंडर राइटिंग कमीशन। क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन। जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसे किसी अंडर राइटर के थ्रू इशू करते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू। क्योंकि हमारी कंपनी, सपोज कर मेरी कंपनी जूते बनाने की कंपनी है, अब मैं शेयर इशू के काम में ही लग जाऊंगी तो जूते बनाने पे कौन ध्यान देगा? तो इसके लिए मैं अंडर राइटर अपॉइंट कर लेती हूँ, वो मेरे लिए शेयर इशू करके देता है, सारा काम निपटा के देता है और बदले में हम उसे क्या देते हैं? कमीशन। या अदर शेयर इशू एक्सपेंसेस, अदर शेयर इशू एक्सपेंसेस, बाकी शेयर इशू करने के खर्चे। बात समझ में आ रही है? कोई भी खर्चा हो तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई बताओ? फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट हो गई बताओ? फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ थर्ड प्राइस। आप एक बात बताओ, इशू प्राइस कैसे निकालोगे? इशू करने का प्राइस बताओ। इसको नेट प्रोसीड भी बोलते हैं पर मैं इसको इशू प्राइस ही बोलूंगी, मैं पूरे उसमें इसको इशू प्राइस बोलूंगी। बताओ किसी भी चीज का इशू प्राइस कैसे निकालोगे? फेस वैल्यू है, उसमें प्रीमियम ऑन इशू क्या कर देंगे? ऐड। प्रीमियम ऑन इशू क्या कर देंगे? ऐड। और माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। अगर इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं तो क्या कर देंगे? माइनस। और माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। माइनस क्या कर देंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। ये हमारी जेब में बचेगा। समझो मेरी बात, समझो। अगर मैं 100 रुपए का डिवेंचर इशू कर रही हूँ, 10 रुपए प्रीमियम पे कर रही हूँ, तो मेरे जेब में कितने आएंगे? 110। और 5 रुपए मेरे फ्लोटेशन कॉस्ट के जाएंगे, तो अब मेरी जेब में कितने बचेंगे? 105। भाई 100 रुपए है, 10 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रही है तो 110 और 5 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 100 में 10 ज्यादा है, 110 और 5 रुपए ज्यादा है ना। और अगर मैं डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ, लेट्स सपोज करो मैं डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ, तो 100 रुपए का है, 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर दिया, तो मेरी जेब में कितने बचे बताओ? 90। 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया और 5 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट के लग गए, तो मेरी जेब में कितने बचे? 85। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो कॉस्ट एग्जैक्टली मेरी 100 पे नहीं लगती, कॉस्ट मेरी कितने पे लगती है? 85 पे। समझो मेरी बात, समझो। जो मेरा ब्याज जाएगा वो 100 रुपीज आने की वजह से थोड़ा ना जाएगा, वो कितने रुपए आने की वजह से जाएगा? 85 रुपए आने की वजह से जाएगा। मेरे को तो नेट 85 ही मिला ना, तो इसलिए इशू प्राइस भी निकालना इंपॉर्टेंट होगा। तो इशू प्राइस समझ में आया? इशू प्राइस को आप नेट प्रोसीड भी बोलोगे। और अगली चीज है इसमें रिडम्पशन वैल्यू। क्या लिखोगे? रिडम्पशन वैल्यू, आरवी। बताओ क्या होगी आरवी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपको पता है डिस्काउंट पे कभी भी रिडीम नहीं होता। रिडीम का मतलब होता है पैसे वापस करना। रिडीम का मतलब क्या होता है? पैसे वापस करना। आप 100 रुपए के 10 रुपए ज्यादा तो वापस कर सकते हो, पर 100 रुपए के 10 रुपए कम वापस नहीं कर सकते। और वापस करने की कॉस्ट भी नहीं लगती, फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लगती, क्योंकि वापस करना तो बड़ा आसान होता है। सामने वाले के बैंक अकाउंट नंबर लो और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। भाई इशू करते हो तो आपको न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह देना पड़ता है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या देना पड़ता है बताओ? ऐड भी देना पड़ता है। लेकिन वापस करते हुए मैं ऐड करने की जरूरत थोड़ा है, वापस करते हुए मैं प्रोस्पेक्टस छपवाने की जरूरत थोड़ा है, प्रोस्पेक्टस वापस करते हुए कमीशन देने की जरूरत थोड़ा है, सीधा उसके अकाउंट में पैसे क्या करने हैं? ट्रांसफर करने हैं। तो वापस करते हुए कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती। जब 100 रुपए का डिवेंचर है मान लिया, तो प्रीमियम रिडम्पशन 10 रुपए है, तो आप क्या मानोगे? 110। और अगर 100 रुपए का डिवेंचर है और प्रीमियम रिडम्पशन है ही नहीं, तो आपकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी मानोगे? 100 ही मानोगे। समझ में? प्रीमियम रिडम्पशन हो तो ऐड कर देना, नहीं तो फेस वैल्यू कोई क्या मानना? रिडम्पशन वैल्यू मानना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मैं बेसिक तैयार कर रही हूँ बच्चों, अभी मैंने कोई फॉर्मूले नहीं बताए आपको। उसके बाद आगे देखना, अगर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू ना दी हो ना तो आप उसको 10 मानना, और अगर प्रेफरेंस शेयर की ना दी हो तो आप उसको 10 मानना, और डिबेंचर की ना दी हो तो
100 माना। जब भी अजम्पशन की बात आएगी, जब भी हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तो आप फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितनी अज्यूम करोगे? 10। और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कितनी अज्यूम करोगे? 100। मैम हम 10 अज्यूम ना करें, हमारा 50 अज्यूम कर ले, हमारा मन 50 अज्यूम करने को कह रहे हैं, तो आंसर क्या डिफरेंट आएगा? कैसे आ सकता है बच्चों आंसर? जब हम कॉस्ट निकालेंगे परसेंटेज में, है ना, तो चाहे हम 10 अज्यूम करें, चाहे हम 50 अज्यूम करें, चाहे हम 500, चाहे हम 5000, अजम्पशन से कभी भी आंसर चेंज नहीं हो सकते। तो अगर आप कुछ और भी अज्यूम करोगे ना, तो आपका आंसर आपके बराबर वाले आंसर से क्या करेगा? मैच करेगा। लेकिन अच्छा ये लगता है कि अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू ना दी हो, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ना दी हो, तो हम कितनी माने फेस वैल्यू? 10। और डिबेंचर की ना दी हो तो 100। कुछ और भी मानोगे तो भी आपका आंसर क्या जाएगा? सेम ही जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस बात में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको चैप्टर शुरू कर, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं, अगर आप ये बेसिक चीजें समझ लो तो। राइट ना? क्या क्या बताया बताओ मैंने? पैसा अरेंज करते हैं, हर एक पैसे की अपनी क्या होती है? कॉस्ट। फिर मैंने थोड़े से सिंबल बता दिया आपको, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। समझे या नहीं समझे? फिर मैंने बताया डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। फिर मैंने आपको निकालना सिखाया इशू प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब। समझे? अब देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के फॉर्मूले बता दूं। अलग अलग जगह बताए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सारे फॉर्मूले एक ही जगह बता दूंगी। केडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को क्या कहते हैं? आपको पता है डिवेंचर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के हैं? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। मानते हो? इसकी केडी का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो हर साल, इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट। प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर 50 रुपए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है? 50, और इंटरेस्ट रेट है 10%। इंटरेस्ट रेट कितना है? तो जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो वहां 50 का 10% कितना लेंगे? 5। और जब इंटरेस्ट रेट लेंगे तो कितना लेंगे? 10%। बोलो बात समझ में ना? अगर यहां मैं इंटरेस्ट रेट लिख देती तो आपको कितना लेना पड़ता? 10%। और अगर मैंने यहाँ इंटरेस्ट लिखा है तो 50 का 10% कितना हो गया? 5। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट। तो मैंने यहाँ इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट रेट नहीं बोला। समझ में आ रही है ना बात? एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस, राइट, इंटरेस्ट में करना 1 माइनस टैक्स रेट। अब रिडीमेबल है तो आर भी होगा, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू गिवन होगी। और सबसे बड़ी बात एन गिवन होगा। सबसे बड़ी बात क्या गिवन होगा? एन। और दूसरी बात रिडम्पशन वैल्यू भी गिवन होगी। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या गिवन होगी? रिडम्पशन। और नहीं गिवन होगी तो फेस वैल्यू को ही क्या मान लेना? रिडम्पशन वैल्यू। 100 रुपए है, 10 रुपए प्रीमियम रिडम्पशन दे रखा है तो रिडम्पशन वैल्यू 110 मान लेना। और अगर प्रीमियम रिडम्पशन नहीं दे रखा तो फेस वैल्यू को ही आप क्या मान लेना? रिडम्पशन वैल्यू। माइनस करेंगे इशू प्राइस या B0। इशू प्राइस या, कब इशू प्राइस माइनस करेंगे? कब B0? क्वेश्चन में इशू प्राइस दे रखा हो तो इशू प्राइस माइनस कर देना, क्वेश्चन में B0 दे रखा हो तो B0 माइनस कर देना। समझो, अगर पुराने डिवेंचर है, बहुत पुराने, उनकी कॉस्ट निकालनी है तो उसका तो मार्केट प्राइस गिवन होगा। और अगर नए डिवेंचर उनकी कॉस्ट निकालनी है तो उसका इशू प्राइस गिवन होगा। सिंपल सी बात है। अगर नए डिवेंचर है तो नए डिवेंचर इशू हो रहे होंगे तो उसका इशू प्राइस गिवन होगा। और अगर पुराने डिवेंचर हैं तो क्या गिवन होगा? उसको डिवाइड करेंगे एन से, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। इसका लॉजिक भी बताऊंगी इस फॉर्मूले का, फिलहाल रट लो, अप्लाई करना सीख लो। रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस, अब पूरे को डिवाइड करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू इशू प्राइस या B0। इशू प्राइस हो तो इशू प्राइस ले लेना, B0 हो तो B0। क्वेश्चन दे पढ़ के आपको पता लग जाएगा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर 150 तो आपका B0 गिवन है। और बोल रहे हैं 100 रुपए के डिवेंचर इशू किए 10% प्रीमियम पे तो आपका B0 कितना है? 100। B0 नहीं, इशू प्राइस निकाल गिवन है कि 100 रुपए के डिवेंचर 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं तो 100 रुपए का डिवेंचर हो गया, 10% प्रीमियम 10 रुपए हो गया तो 110 इशू प्राइस हो गया। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, उसी की तो प्रैक्टिस करानी है मुझे, नहीं तो चैप्टर एक दिन में समझ में आ जाता, क्लियर हो जाता। समझ में आ रही है ना? प्रैक्टिस वही तो होगी। और अपॉन में करेंगे 2। क्या आपको बात समझ में आया? ये होगा केडी का सिंपल सा फॉर्मूला। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस, अपॉन में एन। और आपको पता है ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एन इज गिवन। आपको ये भी सिचुएशन भी बता दी है फॉर्मूला कब लगेगा, जब एन क्या होगा? गिवन।
क्योंकि वहां पर क्या होगा, कभी कोई सा फॉर्मूला लगा देंगे, कभी कोई सा लगा देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा बताओ, जब n गिवन होगा। और अगर इरिडीमेबल होंगे तो n इज नॉट गिवन, तब कौन से फॉर्मूले लगेंगे। इसके बच्चों दो केस होते हैं, IPv0 गिवन, IPv0 गिवन, या तो गिवन है आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, और दूसरा IPv0 इज नॉट गिवन। पहले देख लोगे n गिवन है या नहीं है, n गिवन हो तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। फिर देखोगे अगर n गिवन नहीं है तो आप देखना IPv0 गिवन है या नहीं गिवन है। गिवन है तो ये लगा देना, नहीं गिवन है तो ये लगा देना। केडी का फॉर्मूला होगा आपका इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में IP और B0, मतलब ये हट जाएगा RB रिडम्पशन वैल्यू वाला। क्यों हटेगा, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू तो इसमें गिवन ही नहीं है, इरिडीमेबल है। समझ में आ रही है ना बात। और अगर यहाँ पे नॉट गिवन है तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट, नहीं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है, बट यहाँ पे क्या लिया है, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। बस सिंपल। समझ में आ रही है ना बच्चों। देखो आपको क्या है, इस फ्लो चार्ट से मदद मिल जाएगी आपको। वहां पे बुक में कहीं नहीं है फ्लो चार्ट बनाया हुआ, मेरा अपना पर्सनल फ्लो चार्ट है ये। समझ में आ रही है ना, जो मैंने बनाया है, राइट, मेरा पर्सनल फ्लो चार्ट है ये, राइट। मैंने किसी ऑथर से कॉपी नहीं किया, किसी की ट्यूशन से कॉपी नहीं किया, किसी बुक से कॉपी नहीं किया, मेरा खुद का फ्लो चार्ट है ये। प्लीज मेरी बात सुनिए, दो टाइप के होंगे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब n इज गिवन तो यहां पे आ जाना, n इज नॉट गिवन तो यहां पे आ जाना। लेकिन n इज नॉट गिवन होगा ना तो फिर आप देखना IPv0 गिवन है या नहीं गिवन है। गिवन है तो यहां पे आ जाना, नहीं गिवन है तो यहां पे आ जाना। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है। और आप इनको यूज करके आप जो है निकाल सकते हो। अब एक बात बताओ, क्या आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता है? बिल्कुल आता है। मान लो 50 रुपए फेस वैल्यू है, 10% ब्याज का रेट है, तो 50 का 10% ब्याज कितना हो गया, 5। टैक्स रेट कौन बताएगा, क्वेश्चन। क्या आपको रिडम्पशन वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है? आती है। मान लिया फेस वैल्यू 100 रुपए है ना, और प्रीमियम 10% प्रीमियम रिडीम हो रहे हैं, तो 100 का 10% कितना हो गया, 110 हो गया। 100 का 10% 10 हो गया, और 100 में ऐड कर दिया 110 हो गया। क्या आपको इशू प्राइस B0 कैलकुलेट करना आता है? इशू प्राइस आप कर लोगे कैलकुलेट, फेस वैल्यू में प्रीमियम क्या कर देना, ऐड, डिस्काउंट क्या कर देना, माइनस, फ्लोटेशन कॉस्ट में माइनस, और B0 अगर क्वेश्चन बताएगा। NB कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। कुछ चीजें क्वेश्चन बता देगा, कुछ चीजें हमें पर्सनली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारी केडी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? समझ में आया? अगर आप आज इतना भी समझ गए हो, सीख गए हो, अप्लाई करना तो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगी, पर अगर आपको ये थोड़े से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए हैं तो काफी है। ठीक है ना बच्चों, राइट। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, 2 या 3 दिन में इसके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्लो में हो जाएंगे आपके। आपको ये कैपिटल बस्टिंग से भी इजी चैप्टर लगेगा, और फिर आगे से जो इससे आगे के चैप्टर है ना, वो तो बस मलाई है, बस वो तो कुछ भी नहीं है। ये लास्ट चैप्टर है जो टफ है, उसके बाद कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।